जी, स्वागत है आपका। मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं उसके बारे में। और पिछले वीडियो में हमने देखा बैंक रेट क्या होती है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देखना जरूरी है, कंपलसरी। अब देखो, अभी मैं बात करूंगा चार टूल्स के बारे में। सारे क्वांटिटेटिव टूल्स है। एक तो है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, एक है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। के बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो चीजें होती है, लास्ट रेपो और लास्ट रिवर्स रेपो। और फिर हम देखेंगे एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब देखने से पहले एक चीज जाननी पड़ेगी आपको, एनडीटीएल क्या होती है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। तो देखते हैं क्या है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सिंपल टर्म्स में समझो, उतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपके ऊपर भार होता है, जो आपको देना है, जो आपसे लोग ले जाएंगे, मतलब भार होता है कि नहीं होता है। और वो लाइबिलिटी आपको, बैंकिंग को दो तरह की होती है, एक तो डिमांड लाइबिलिटी और एक टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी और एक टाइम लाइबिलिटी। अभी डिमांड लाइबिलिटी क्या हुई, देखो दो एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे आपका जो बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, उसमें पैसा जमा कराते हैं। आपको पहले दिन एक एटीएम मिलता है, एक लेटर मिलता है, एक चार पांच कागज मिलते हैं। ये सब क्या होता है? ये सब कुछ नहीं होता, ये तो फॉर्मेलिटी होती है। उस बचत खाते में से आप उस एटीएम का पिन लगा के कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आपकी डिमांड तुरंत, मतलब कभी भी आ सकती है डिमांड। ये हो गई आपकी डिमांड लाइबिलिटी, मतलब डिमांड का भार। बैंक को जो ही डिमांड करते ही पैसा देना पड़ेगा आपके सेविंग अकाउंट से। चलो ठीक है। टाइम लाइबिलिटी क्या होती है? टाइम लाइबिलिटी होती है कि आप एक टाइम डिपॉजिट करवा दो। आपने फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना है? फिक्स डिपॉजिट होता है कि जब आप एफडी कहते हैं ना, आप 5 साल के लिए जमा करा देते हो, 10 साल के लिए जमा करा देते हो, या फिर ऐसी ऐसी स्कीम होती है, आप इतना पैसा जमा कराओ, मान लो 1 लाख रुपए जमा कराओ, और 8 साल बाद डबल हो जाएगा। यानी 8 साल बाद डिमांड होने के चांस है ना इसके, हो कि नहीं? 8 साल बाद इसको आपसे मांगा जाएगा पैसा। ये होगी टाइम लाइबिलिटी। इसलिए दोनों को मिला के हर 15 दिन के अंदर कैलकुलेट करके, और एनडीटीएल, हर बैंक अपना एनडीटीएल काउंट करती है। ये एनडीटीएल हो गई। एनडीटीएल क्या है? एक कैलकुलेशन है जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी की है। इस एनडीटीएल के बेसिस पे ये बाकी की चीजें हम काउंट करते हैं। फेसबुक पे लाइक कर देना, facebook.com/IAS टॉस, ठीक है। और सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब कर देना, youtube.com/IAS TOSS। और ट्विटर पे twitter.com/IAS टॉस। बैक टू बिजनेस। सबसे पहले देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश मतलब नकद, कैश रिजर्व रेशियो। ये होता है बैंक को अपनी एनडीटीएल का, एनडीटीएल को दूसरे शब्दों में आप मान लो बैंक के पास जो भी जमा, महीने का एवरेज जमा, ठीक है, इसका कुछ परसेंटेज बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स को, शेड्यूल में बोलता हूँ, शेड्यूल्ड बैंक्स मतलब जो शेड्यूल टू में आती है आरबीआई के, मतलब ये सारी जो कमर्शियल बैंक्स होती है ना, ये सब शेड्यूल टू में आती है, प्राइवेट बैंक भी। तो शेड्यूल्ड बैंक्स जो है उनको कुछ परसेंटेज अपनी जमा का आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई के पास, आपको पता होगा आरबीआई की 24 रीजनल ऑफिसेज भी है कि नहीं है? 24 ही तो है। अरे मैं बताना भूल गया था, ये हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट थी ना, उसके आधार पर आरबीआई का गठन हुआ था, हुआ कि नहीं हुआ था? पहले ये ऑफिस थी कलकत्ता में, कलकत्ता से ऑफिस बन के ऑफिस कहाँ शिफ्ट हो गई? मुंबई। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन। ये आरबीआई की साइड इंफॉर्मेशन। चलो, तो कुछ पैसा बैंक को यहाँ रखना पड़ेगा। सिंपल आप ये ले लो, मान लो बैंक के पास 100 रुपए आपने जमा कराए, तो उसका कुछ परसेंटेज, अभी ये 2%, 3%, कितना भी रहे, 4%, कितना भी रह सकता है। पहले लिमिट थी कि 3 से 15% होनी चाहिए, लेकिन ये लिमिट 2006 में हटा दी गई। वो छोड़ो, आप तो यही याद रखो, जितना पैसा जमा होता है बैंक के पास, उस पैसे का कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि ये अपने आप में एक सिक्योरिटी होती है, नहीं समझे? मतलब अभी आरबीआई के पास 3 रुपए आपने रख दिया 100 में से, तो डूबेगी, अगर कोई कोई बैंक डूब गई तो सिर्फ 3 रुपए तो बचेंगे आपके पास, बाकी के 97 रुपए डूबेंगे। इसलिए सीआरआर रखा जाता है। तो सीआरआर का मतलब क्या हुआ? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। बस ये दो तीन चीजें याद रख लेना। इससे क्या हो गया? अब सीआरआर से क्या कर सकती है? ये क्रेडिट कंट्रोल का कैसे टूल है, या मनी सप्लाई कंट्रोल का कैसे टूल है? सिंपल, अगर बैंक के पास 100 रुपए, पूरा पूरा 100 रुपए रहता, तो बैंक 100 रुपए पूरे के पूरे क्या देती थी? लोन दे देती। अगर लोन दे देती हर किसी को, मेरे जैसे आदमी को, तो खर्च कर देता तुरंत शाम को,
खत्म हो जाता पैसा, है ना, खर्च करता तो और किसी के पास और इनकम बढ़ती, यानी बहुत ज्यादा पैसा रहता। अगर बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में रहता तो क्या होता है, ज्यादा पैसा रहता तो इन्फ्लेशन रहता है कि नहीं रहता है। क्यों इन्फ्लेशन रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा नोट जब कम चीजों का पीछा करते हैं तो क्या होता है, इनका भाव बढ़ जाता है। ऐसा ही तो होता है, जो चीजें कम होती है उनका भाव बढ़ा हुआ रहता है। चलो ठीक है, ये हो गई एनडीटीएल आपकी, है ना। अगर इसमें से 100 का मान लो 3 रुपए रख दिए इधर, कैश कैश रिजर्व रेशियो बैंक से रखवा दिया, तो बैंक के पास अब बचे कितने, लैंड करने के लिए कम पैसे बचे। कम पैसे बचे तो सप्लाई थोड़ी सी तो कम हुई, यानी इससे इसको और बढ़ा दिया, 4% कर दिया, तो यहाँ से सप्लाई कम कर देगी। कहां से, मार्केट से। मार्केट से मतलब मार्केट में बोलता हूँ ना, मतलब बिजनेस, आदमी, औरत, हाउस होल्ड, ये सब क्या है, ये सब मार्केट है। इनके पास जितना पैसा आएगा उतना ये लोग खर्च करेंगे, जितना कम रहेगा उतना कम खर्च करेंगे, है कि नहीं। तो सीआरआर ये एक टूल हो गया। अभी देखते हैं एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है एसएलआर, देखो सीआरआर तो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है ना, शेड्यूल्ड बैंक्स को। लेकिन एसएलआर जो है वो भी एक सेफ्टी नेट है और क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म है। उसमें बैंक को कैश में या गोल्ड में या बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं ये भी तो समझाना पड़ेगा। बॉन्ड एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बोले तो गवर्नमेंट का एक बॉन्ड लिखा हुआ ऊपर, भारत सरकार का बॉन्ड, वो लिख दिया कि आप ये बॉन्ड ले लो, 7 साल बाद में, आज 10,000 रुपए दे दो, 7 साल बाद में आपको 20,000 मिल जाएंगे। इस तरह के कागज को बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये केस या गोल्ड या बॉन्ड जो है, ये बैंक्स को एसएलआर के तहत बैंक्स को अपने वॉल्ट में रखना पड़ता है। वॉल्ट मतलब बैंक का तिजोरी मान लो, बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, सेफ्टी मैंने कहा, और क्रेडिट कंट्रोल। इसको आप लोन नहीं दे सकते, सिंपल। इसको एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है एक तरह का, है कि नहीं। प्रिकॉशनरी मेजर है नंबर 1। नंबर 2, ये लगभग 22-23% रहता है। तो देखो 3% के लगभग तो यहाँ सीआरआर में अटक जाता है भाई, 3% तो सीआरआर में अटक गया था, और एसएलआर में मान लो 22% एसएलआर में अटक जाता है। लगभग 22-23% रहता है। ये अपनी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये चेंज करती रहती है मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग। उसको आरबीआई को क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है या मनी सप्लाई कम करनी है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, बढ़ा चढ़ा देता है। यानी 25 रुपए तो बच्चे पड़े, 25 रुपए तो आप लोन दे ही नहीं सकते, फिक्स हो गया। सेफ्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो गया। अब आते हैं लाभ पे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या काम में आती है, लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता, मार्केट में कितना पैसा है कितना नहीं है। बैंक्स के पास कभी कभी पैसा ज्यादा रहता है, कभी कभी पैसा कम रहता है। अभी देखो अक्षय तृतीया का जो माहौल रहता है, अक्षय तृतीया सुना आपने, बहुत लोग शादियां करते हैं, बहुत लोग, मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं घर वाले कि अक्षय तृतीया आ गया अब कुछ कर ले, कितना करें। हाँ, तो अक्षय तृतीया में क्या होता है, लोगों को शादी के लिए गोल्ड वगैरह खरीदना रहता है, बहुत सारी चीजें खरीदना है, कपड़े कुपड़ी जो दुनिया की चीजें वो खरीद लाते हैं इसके आसपास। मतलब सीजनल, दीपावली आ गई है ना, ईद आ गई, होली आ गई, क्रिसमस आ गया, तो बहुत सारी चीजें खरीदी जाती है इस समय। इस समय लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, इस समय बैंक के पास पहुंच जाते हैं, लाओ भाई पैसा दो, लाओ भाई पैसा दो, तो बैंक के पास क्या है ना, लिक्विडिटी कम पड़ जाती है। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है एकदम लोगों के पास कुछ करने को, कहीं खर्च करने को नहीं होता, मक्खी मार हो जाते हैं आदमी, तो तब ले जाके अपना पैसा बैंक में जमा करा देते हैं। जब जमा करा देते हैं बैंक में, तब बैंक के पास अलग से पैसा हो जाता है भाई। बैंक के पास जमा करा दिया मतलब उसके ऊपर क्या लेगा, इंटरेस्ट तो लेगा ना, कस्टमर लेगा। इट मीन्स आर, इसको कहते हैं लिक्विडिटी की, मतलब अलग अलग सिचुएशन। लिक्विडिटी एक तो आपके पास एक्सेस है, या तो लिक्विडिटी ज्यादा है या लिक्विडिटी कम है। कम ज्यादा क्यों है, मार्केट की डिमांड के हिसाब से। तो इसलिए जब ज्यादा होगी तो क्या करो, तब बैंक को कुछ तो अपने बचने के लिए, अपना पीठ बचाने के लिए कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए। तो जब ज्यादा हो तो आरबीआई ने उनको ऑप्शन दिया है कि आप जब ज्यादा हो तो आप हमारे पास लाके जमा करा दो, और जब कम हो तो आरबीआई ने कहा आप हमसे ले जाओ। क्या करो, हमसे लेके जाओ मेरे दोस्त, हमसे लेके जाओ। हो गया, ये दो ऑप्शन है। इन दो ऑप्शन को थोड़ा फॉर्मलाइज कर दो, वो हो गया आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देखते हैं क्या है, इसके लिए समझो रेपो। रेपो क्या है, रेपो मतलब रीपरचेज एग्रीमेंट। ये क्या है रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स, ये कहां से आ गया, मतलब मैंने कहा गवर्नमेंट बॉन्ड
और ट्रेजरी बिल्स। ये पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पार्ट है, मुझे ओपन मार्केट ऑपरेशन समझा देना चाहिए था। पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन समझो, फिर हम आते हैं यहाँ पे क्या, रेपो रेट में। देखो गवर्नमेंट का जो लोन होता है ना, डेट, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है अपने एजेंट को, गवर्नमेंट का एजेंट कौन है, आरबीआई, फोन लगाती है, आरबीआई पैसा चाहिए, एक काम करो आप हमारे नाम से भारत सरकार ऊपर लिख के, मतलब कुल मिला के यहाँ लिख दो बड़ा बड़ा भारत सरकार, लोगों को ट्रस्ट तो आ जाएगा इस पे, पॉलिटिशियंस का नाम मत लिखना, और ये मार्केट में जारी कर दो। इस कागज को कह दिया उन्होंने बॉन्ड या ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी मतलब सरकार का खजाना, ट्रेजरी बिल सरकार के खजाने में जो पैसा जाएगा वो मतलब ट्रेजरी बिल हो गया, जिसके थ्रू अभी देखो ये जारी कर दिया जाता है। ये है बॉन्ड, ये बॉन्ड कितने, ये 7 साल का हो गया, 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है ना इसका, उसका पीरियड हो गया, और बोला आप आज 10,000 दो, उसका कूपन डिस्काउंट रेट लगेगा, कूपन लगेगा, और इस तरह की फैसिलिटी होती है। अब देखो आपने जब एसएलआर पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसमें मैंने कहा था कि गोल्ड बॉन्ड या कैश रख सकता है बैंक, गोल्ड बॉन्ड या कैश रख सकता है कि नहीं रख सकता, तो ये बॉन्ड कहां से आएंगे, तो बैंक को कुछ बॉन्ड खरीदने ही पड़ेंगे, बैंक को बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, मतलब बैंक ने ये बॉन्ड चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के थ्रू बॉन्ड बैंक्स को या ऑथराइज्ड एजेंट्स को बेचती है, ठीक है। और कभी कभी सिचुएशन में ये बॉन्ड बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, बैंक्स के पास बॉन्ड बहुत सारे बॉन्ड हो जाते हैं। अगर बॉन्ड बैंक के पास है इसका मतलब क्या है, पैसा और बॉन्ड का अगर आप फ्लो देखोगे तो बॉन्ड मतलब लोगों के पास आया, बैंक के पास आया, मतलब पैसा किधर गया, पैसा पैसा आरबीआई के पास तरफ चला गया, रुपया मतलब मनी आरबीआई की तरफ चली गई, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन से अगर बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम हो रहा है, बॉन्ड सेलिंग हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है भाई, बॉन्ड सेलिंग ही तो हो रहा है। अगर बॉन्ड सेलिंग हो रहा है तो मनी सप्लाई का क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम आ जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ डाउन एरो लगा दो। और अगर बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है तो आरबीआई बॉन्ड खरीदेगी इनसे, जो भी मार्केट में लोगों के पास बॉन्ड है मतलब इनको पैसा देगी, पैसा लोगों के पास आएगा तो लोग और कहीं खर्च कर देंगे, मतलब उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। ये चीज समझ में आई नहीं आई, चलो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यही होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है आरबीआई, आरबीआई बॉन्ड बाइंग एंड सेलिंग करती है, जिसके थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। बैक टू आपका रेपो रेट। अच्छा यहां थे हम रेपो रेट में। अब देखो ये गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स इनके पास रहते हैं, बैंक के पास, कंफ्यूजिंग तो नहीं कर दिया। अभी इसको ये गिरवी रख देते हैं आरबीआई के पास, ये बोलते हैं भाई बॉन्ड ले लो मेरे पास से और मुझे पैसा दे दो। अभी आप बोलोगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्यों नहीं बेचा इन्होंने बॉन्ड, अरे जरूरी है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो ही उस समय, आरबीआई टाइम टाइम पे करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जरूरी नहीं है कि उस समय आपको जो पैसा चाहिए तब हो, मतलब बैंक को पैसा चाहिए उस समय हो। तो क्या होता है यहाँ पे कि बैंक ये बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स ले जाके देती है आरबीआई को, और इसको रीड्रॉ करते हैं बैंक और आरबीआई, बैंक एंड आरबीआई। आरबीआई के पास है पैसा मतलब मनी, है कि नहीं, और बैंक के पास क्या है, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इसको लेके जाते हैं, देते हैं आरबीआई के पास कि सर हम वापस खरीदने का मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये बोलते हैं हमारे को कुछ महीनों के लिए पैसा दे दीजिए, आरबीआई से कुछ महीने के लिए पैसा दे दीजिए और तब तक आप बॉन्ड रख लीजिए, है ना। बॉन्ड ये लोग यहाँ लाके रख दिए और आरबीआई ने इनको पैसा भेज दिया कि नहीं भेज दिया, बॉन्ड यहाँ आ गया, पैसा इनके पास आ गया, कुछ जो फिक्स टाइम है तब तक के लिए जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिक्लेयर करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, वो इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट इनके ऊपर लगता है, और उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये आते हैं अपना अपना बॉन्ड वापस लेते हैं और उसका पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों इनको दे देते हैं। यही हो गया रेपो रेट। तो इसके थ्रू भी आरबीआई क्या कर सकती है, क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है। कैसे, मान लो यहाँ पे इसको ये जो रेट लगती है ना, जिस रेट पे ये लोग रिपर्चेजिंग का एग्रीमेंट करते हैं उसको लाफ रेपो रेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, लाभ रेपो रेट। लाभ की फुल फॉर्म होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट रेट। हो गई है लाभ रेपो रेट। अगर ये लाभ रेपो रेट बढ़ जाए, खतरनाक रूप से बढ़ जाए, मतलब बढ़ जाए, खतरनाक रूप से क्या बढ़ जाएगी, तो बैंक के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड है, वो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगी, है क्या नहीं? कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगी, मतलब बैंक को महंगा मिल रहा है फंड, तो बैंक तभी इनसे पैसा लेगी, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई, है ना? तो रेपो रेट बढ़ा मतलब मनी सप्लाई कम हुई, मतलब इन्फ्लेशन का क्या हुआ, रेपो रेट बढ़ी, मनी सप्लाई कम हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो इन्फ्लेशन का क्या होगा? इन्फ्लेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, इन्फ्लेशन में डिटेल में देखेंगे ये, तो इन्फ्लेशन भी कम आना चाहिए हिसाब से, तो थ्योरी से तो आना ही चाहिए, लेकिन आरबीआई ने पिछले साल आपने देखा नहीं क्या, 13 बार कम करने की कोशिश की मनी सप्लाई से, लेकिन इन्फ्लेशन का कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, वो देखेंगे। लेकिन रेपो के अलावा ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है ना कि भाई बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया हो, बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी आ गई हो, एक्स्ट्रा पैसा। कैसे? लोगों ने बहुत ज्यादा आके जमा करा दिया, तो उस समय क्या करेंगे लोग, बैंक क्या करेंगे, तो बैंक जाके इसको पार्क कर देंगे। पार्क समझते हो, गाड़ी पार्क करते हो, तो इसको पार्क कर देंगे कहाँ, आरबीआई, किसको, कैश को, बहुत ज्यादा कैश को, एक्स्ट्रा कैश को, क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं है, कितने कम पे दे दो, मतलब उतने कम पे नहीं जितना। तो ये क्या करते हैं आरबीआई, इनको एक रेट ऑफर करती है, ये होती है रिवर्स रेपो। कौन सी? रिवर्स रेपो। ये 1% को 100 बेसिस पॉइंट भी बोलते हैं, 100 बेसिस पॉइंट। ये 1% किससे कम होती है? रेपो रेट से। तो लाफ रेपो रेट जो है, और लाफ रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट जो है, उसके अंदर क्या कनेक्शन है? अगर लाफ आपका एक्स रहा, लाफ का एक्स रहा अमाउंट, तो लाफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रहेगी x-1%, ठीक है? और एमएसएफ जो मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा इससे रेपो रेट है उससे 1% ज्यादा रहेगी, यानी x+1%। तो अभी ये एग्जांपल देख लो, एमएसएफ देखूंगा मैं। अभी देखो, अगर मैंने कह दिया कि अभी रेपो रेट जो है वो 8% है, ये है ना रेपो, ये रेपो मैंने कह दिया कि 8% है रेपो, तो बताओ रिवर्स रेपो कितना हुआ, दिमाग लगाओ, एक कम हुआ ना, x-1, तो ये कितना हुआ? 7%। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी हुई? एक बढ़ के ये हो गया 9%। बैंक रेट कितना हुआ? ये बैंक रेट अलाइन होता, मतलब अलाइन तो नहीं होता, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बराबर ही रहता है, मतलब अभी पिछली बार तो बराबर ही। चलो मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बता देता हूँ। कुछ नहीं है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यही एक सिस्टम है, लेकिन बैंक को ओवरनाइट लैंडिंग, मतलब रात भर के लिए चाहिए या एक दिन के लिए चाहिए, ओवरनाइट लैंडिंग के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। ये भी लिक्विडिटी तरलता से डील करती है। इसमें 1% ऑफ जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बताई थी मैंने, उसका 1% ये ले सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी लिमिट। भाई कोई भी चीज की एक तो आप लिमिट सेट करते हो कि इतना लिमिट, अच्छा, और ये 1 करोड़ हो सकता है, 1 करोड़ और 1 का 1+1 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे ले सकते हो आप, मतलब 1 के ही उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं आप बोल दियो मेरे को 1.5 लाख दे दो, मेरे को 1,75,000 1 करोड़ 75 लाख दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको या तो 1 करोड़ लेना है, यानी n+1 मान लो है, n = 0 1 2 3, मतलब आपको 1 या 2 3 5 7 करोड़ जब तक कि आपकी 1% एनडीटीएल की लिमिट है, वो आपको ओवरनाइट लैंडिंग के लिए ले सकते हो, उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी देखते हैं, ये सारे टूल्स तो हमने देख लिए, लेकिन इसका काम क्या है। मान लो आरबीआई को मनी सप्लाई यहाँ बढ़ानी है, टेबल बनाई है मैंने, यहाँ बढ़ानी है और यहाँ घटानी है, ये टेबल बना लो, थोड़ा पॉज लो, सांस लो और टेबल बना लो। अभी देखो, रेपो रेट अगर आपको मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ानी है, तो रेपो रेट का क्या करोगे? रेपो रेट बढ़ाओगे कम करोगे? आप आरबीआई के गवर्नर हो, चलो डिप्टी गवर्नर हो, चलो रेपो रेट कम करोगे तभी सस्ता होगा लोन, तो बैंक लेके जाएगी, बैंक लोगों को देगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसको कम करोगे तो डाउन एरो, चलो ठीक है। रिवर्स रेपो, अगर रेपो से रिवर्स तो अलाइंड है ना, एमएसएफ, ये तीनों अलाइंड है,
यानी एमएसएफ भी कम करोगे, रिवर्स रेपो भी कम करोगे, तो इससे मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, बैंक रेट पे आओ, या इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। डिस्काउंट रेट बढ़ेगी या कम होगी, तब जाके मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। सोचो, अगर आपको ज्यादा जितना डिस्काउंट मिला उतना ही खरीदारी करोगे कि नहीं करोगे। मान लो बैंक आरबीआई बोल दे कि डिस्काउंट रेट रहेगी हमारी इस बार 12%, तो लोग बम्पर डंप कर देंगे सारे के सारे वो बिल ऑफ एक्सचेंज लाके। यानी आपको डिस्काउंट रेट या बैंक रेट आरबीआई बढ़ाएगी, तब जाके मनी सप्लाई बढ़ेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करोगे, ये बॉन्ड बाइंग ऑन सेलिंग होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करोगे, यहाँ पे बॉन्ड बाई करेगी, है ना, बॉन्ड बाइंग, बाइंग, बॉन्ड बाइंग। अच्छा, एसएलआर का क्या करेंगे, एसएलआर कम कर देंगे। समझ में आया, ये सब कम करोगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। अच्छा, सेम इसका उल्टा कर दो, अगर आपको घटानी है तो आप रेपो रेट बढ़ा दोगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दोगे, एमएसएफ बढ़ा दोगे। अच्छा, डिस्काउंट रेट कम कर दोगे, डिस्काउंट जब कम कर दोगे तो घट जाएगी ना सेल। आरबीआई बोले लाओ भाई मेरे पास 100 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं तो सिर्फ आपको 1% दूंगा डिस्काउंट, कोई नहीं आएगा, है ना। अच्छा, बाइंग की जगह बॉन्ड क्या कर दोगे आप, सेलिंग। हम क्या देख रहे हैं, हम मनी सप्लाई मार्केट में घटती है बढ़ती है। और एसएलआर को क्या करोगे, आप एसएलआर को बढ़ा दोगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई तो जिंदगी बन गई। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पूरी की पूरी क्रेडिट कंट्रोल की आपको समझ में आ गई। चलो फटाफट लाइक मारो फेसबुक पे, facebook.com/ias.tos, और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बिंदास सब्सक्राइब करो, कोई टेंशन नहीं है। चलो बाय बाय, थैंक यू।